वे नक्शे जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, वे आपसे एक बहुत गहरा और पुराना झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि उनकी राजनीतिक सीमाएं गलत हैं या समुद्रों के बीच की दूरियां सटीक नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूं उन विशाल, डरावने और रहस्यमयी खाली जगहों की। जब आप दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो आपकी नज़र दक्षिण अमेरिका के उस गहरे हरे हिस्से और अंटार्कटिका के उस अंतहीन सफ़ेद धब्बे पर ज़रूर पड़ती होगी। हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है, हमें ट्रेनिंग दी गई है कि इन खाली जगहों को देखें और वहाँ केवल एक जंगली दुनिया या अछूती प्रकृति की कल्पना करें। हमें बताया गया कि ये वे जगहें हैं जहाँ इंसान ने कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की, जहाँ कभी कोई ईंट नहीं रखी गई, जहाँ कोई कभी रहा ही नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये खाली जगहें असल में मानव इतिहास की सबसे घनी आबादी वाली और सबसे जीवंत जगहें थीं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि अमेज़न का वो जिसे हम हरा नर्क कहते हैं, वास्तव में एक स्वर्ग का विशाल बगीचा था? एक ऐसा बगीचा जिसे करोड़ों लोगों ने ऐसी उन्नत तकनीक से संवारा था जिसे हम आज के आधुनिक युग में भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और क्या होगा अगर अंटार्कटिका का वो बर्फीला, जमा देने वाला रेगिस्तान भी वही अद्भुत रहस्य छिपाए बैठा है जो आज 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ है? हम पुरातत्व के इतिहास के सबसे महान और सबसे क्रांतिकारी क्षण में जी रहे हैं, और विडंबना ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनके पैरों के नीचे का इतिहास बदला जा रहा है। अभी इसी वक्त जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेज़र तकनीक दुनिया के सबसे घने जंगलों की परतें उतार रही है और आधुनिक उपग्रह बर्फ की गहराई को भेद कर उसके आर पार देख रहे हैं। वे एक ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के बारे में हमारी हर धारणा को जड़ से उखाड़ देगी। चलिए अमेज़न की गहराइयों से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पिछले 500 सालों से अमेज़न के बारे में हमारी कहानी बहुत ही सरल और थोड़ी अहंकारी थी। यूरोपीय खोजकर्ता वहां जाते थे, पेड़ों की एक अभेद्य दीवार देखते थे, मच्छरों के हमलों से परेशान होते थे, उनका खाना खत्म हो जाता था और वे हार मानकर वापस लौट आते थे। वे दुनिया को बताते थे कि ये एक जाल है, वहाँ कोई बड़ी सभ्यता कभी नहीं रह सकती। उनका तर्क था कि वहाँ की मिट्टी बहुत अम्लीय है और भारी बारिश हर पोषक तत्व को बहा ले जाती है। उन्होंने इसे स्वर्ग के भेष में एक जैविक रेगिस्तान घोषित कर दिया था। लेकिन साल 2024 में ये सदियों पुरानी कहानी न केवल चटक गई बल्कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इक्वाडोर की उपानो घाटी की गहराइयों में पुरातत्वविदों ने लाइडार तकनीक का इस्तेमाल किया। ये एक अद्भुत लेजर रडार है जो एक विमान से अरबों लेजर किरणें जमीन की ओर छोड़ता है। ये तकनीक डिजिटल रूप से हर पेड़ और हर झाड़ी को गायब कर देती है, जिससे जमीन का असली ढांचा सामने आता है। उन्होंने वहां सिर्फ कुछ झोपड़ियां नहीं देखी, उन्होंने वहां कोई छोटा मोटा खोया हुआ गांव भी नहीं पाया। उन्होंने जो पाया वो था शहरों का एक महाजाल, एक मेगालोपोलिस। हम शहरों के एक इतने घने नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो आपस में चौड़ी और बिल्कुल सीधी सड़कों से जुड़े थे। ये सड़कें मीलों तक फैली हुई थीं। जरा कल्पना कीजिए, ये कोई मामूली पगडंडियां नहीं थीं जिन्हें काटकर बनाया गया हो। ये इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। समकोण पर बनाई गई सड़कें जो दलदली जमीन से कई फीट ऊपर उठी हुई थी ताकि बाढ़ का उन पर कोई असर ना हो। ये सड़कें विशाल चौकों, भव्य पिरामिडों और बड़े रिहायशी इलाकों को एक दूसरे से जोड़ती थीं। ये पैमाना इतना विशाल है कि इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये महान सभ्यता वहाँ 1000 से भी अधिक वर्षों तक फलती फूलती रही। ये वही समय था जब यूरोप में महान रोमन साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था और फिर धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन एक बुनियादी फर्क था। रोमनों ने पत्थर और कंक्रीट से अपनी दुनिया बनाई, जबकि अमेज़न के महान लोगों ने मिट्टी और प्रकृति के साथ मिलकर निर्माण किया। और इसी कारण जैसे ही वे लोग वहां से हटे, भूखे जंगल ने उस पूरी सभ्यता को कुछ ही दशकों में निगल लिया। लेकिन आज के लेजर ने उस जंगल के भेष को पहचान लिया है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक छोटे से सर्वेक्षण क्षेत्र में 6000 से ज्यादा मिट्टी के प्लेटफॉर्म खोज निकाले हैं। अगर हम इस डेटा को पूरे अमेज़न बेसिन पर लागू करें तो हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसमें करोड़ों लोग एक साथ रहते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शहरों के बीच की जगह भी खाली नहीं थी। वहाँ कोई बेतरतीब जंगल नहीं था, बल्कि वो एक विशाल औद्योगिक कृषि परिसर था। उनके पास पानी को मोड़ने के लिए नहरों का जाल था, उनके पास सिंचाई के बेहतरीन तरीके थे और पहाड़ों पर खेती करने के लिए अद्भुत सीढ़ीदार खेत थे। यहीं से काला सोना यानी टेरा प्रेटा का महान रहस्य शुरू होता है। अगर आप आज अमेज़न के कुछ खास हिस्सों में खुदाई करें तो आपको वहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा मिलेगा जो प्रकृति में खुद से पैदा नहीं हो सकता। इसे टेरा प्रेटा या काली मिट्टी कहा जाता है। अमेज़न की कुदरती मिट्टी पीली होती है और खेती के लिए बहुत ही घटिया मानी जाती है, लेकिन टेरा प्रेटा काली है, पोषक तत्वों से भरपूर है और अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ है। ये कोयले, टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों और विशेष जैविक कचरे का एक मिश्रण है। और सबसे चमत्कारिक बात क्या है? ये मिट्टी जीवित है। इसमें सूक्ष्म जीवों की एक ऐसी कॉलोनी है जो समय के साथ मिट्टी की मात्रा और उसकी उर्वरता को खुद ही बढ़ाती रहती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस समय की सबसे उन्नत बायोटेक्नोलॉजी थी।
प्राचीन अमेज़न के लोगों ने केवल जंगल में अपना जीवन नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने पूरे जंगल की आत्मा को ही दोबारा डिजाइन कर दिया। उन्होंने ऐसी मिट्टी तैयार की जो न केवल करोड़ों लोगों का पेट भरती थी, बल्कि वातावरण से कार्बन को भी सोखती थी। ये आज की हमारी आधुनिक और जहरीली खेती से कहीं ज्यादा टिकाऊ और महान तकनीक थी। अमेज़न कभी भी एक हरा नर्क नहीं था, वो तो उन्नत विज्ञान और शहरी नियोजन का एक जीता जागता केंद्र था। अब अपनी कल्पना को थोड़ा और विस्तार दें और दुनिया के बिल्कुल दूसरे छोर की तरफ देखें, दक्षिण की ओर, जहां दुनिया खत्म होती दिखाई देती है, अंटार्कटिका। अगर अमेज़न दुनिया का हरा रहस्य है, तो अंटार्कटिका उसका सफेद खालीपन है। यह हमारे ग्रह का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यह निर्जनता की आखिरी हद है। लेकिन अमेज़न की ही तरह अंटार्कटिका की यह विशाल बर्फ भी एक बहुत पुरानी और कीमती याद को अपने सीने में दबाए बैठी है। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाइन आइलैंड ग्लेशियर के पास समुद्र के तल में गहरी ड्रिलिंग शुरू की है। जब वे 9 करोड़ साल पुरानी परतों तक पहुंचे, तो उन्हें वहां सूखी चट्टानें या सिर्फ रेत नहीं मिली, उन्हें वहां एक प्राचीन वर्षावन के सबूत मिले। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जीवाश्म बन चुकी जड़ें मिली, वहाँ प्राचीन फूलों के पराग मिले और वहाँ एम्बर के टुकड़े मिले। ये इस महाद्वीप पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे पहला एम्बर था, जिसमें डायनासोर के युग के प्राचीन कीड़ों के अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक आंकड़े हमें बताते हैं कि एक समय था जब अंटार्कटिका का तट आज के आधुनिक न्यूजीलैंड जैसा खूबसूरत दिखता था। वहाँ चारों ओर हरियाली थी, वहाँ का मौसम सुहावना था और वहाँ घने जंगल थे। वहाँ का औसत तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रहता था और गर्मियों में ये 20 डिग्री के पार चला जाता था। जरा सोचिए, आज जिस जगह पर खून जमा देने वाली ठंड है, वहाँ कभी आप सिर्फ एक टी-शर्ट पहनकर समुद्र के किनारे घूम सकते थे, जहाँ आप चारों ओर पेड़ों और सरीसृपों की आवाज़ें सुन सकते थे। मुख्यधारा का विज्ञान हमें बताता है कि ये सब करोड़ों साल पहले की बात है, इंसान के वजूद से बहुत पहले। लेकिन यहीं पर खोई हुई सभ्यता का विचार सबसे ज़्यादा रोमांचक और रहस्यमयी हो जाता है। इसके लिए हमें उन नक्शों का अध्ययन करना होगा जिन्हें आज का विज्ञान असंभव करार देता है। आप अंटार्कटिका के रहस्य की चर्चा तब तक पूरी नहीं कर सकते जब तक आप पीरी रीस के नक्शे की बात ना करें। साल 1513 में एक उस्मानी साम्राज्य के एडमिरल द्वारा बनाए गए इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका का जो विवरण दिया गया है, वो आज के आधुनिक जीपीएस सिस्टम को भी चुनौती देता है। लेकिन सबसे अजीब बात इस नक्शे के निचले हिस्से में है। वहाँ एक ऐसी तट रेखा दिखाई गई है जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए। वो तट रेखा दक्षिण अमेरिका से जुड़ती है और पूर्व की ओर मुड़ जाती है। चार्ल्स हैपगुड जैसे कई बड़े विद्वानों ने यह दावा किया है कि ये नक्शा अंटार्कटिका के उस हिस्से को दिखाता है जिसे रानी मॉडलैंड कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उसे बिना बर्फ के दिखाता है। ये नक्शा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा अंटार्कटिका बर्फ की 2 मील मोटी बर्फ के नीचे से दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि 1513 में किसी के पास ये जानकारी कैसे आई। पीरी रीस ने खुद ये कबूल किया था कि उन्होंने ये नक्शा 20 और पुराने नक्शों को मिलाकर बनाया है, जिनमें से कुछ सिकंदर महान के समय के थे। ये विचार मुझे रातों को सोने नहीं देता कि क्या अंटार्कटिका के हरे भरे होने की जानकारी 9 करोड़ साल पहले ही खत्म हो गई थी। क्या ये मुमकिन है कि बर्फ की ये परतें उतनी पुरानी नहीं है जितना हम समझते हैं? क्या ये संभव है कि प्राचीन काल में कोई ऐसी सभ्यता थी जिसने पूरी दुनिया का भ्रमण किया और नक्शे तैयार किए, वो भी तब जब अंटार्कटिका पर बर्फ की चादर नहीं थी? आज हमारे उपग्रह बर्फ के नीचे कुछ ऐसी आकृतियां देख रहे हैं जो हमें बेचैन कर देती हैं। हमने बर्फ के नीचे मीलों लंबी नदियां और विशाल झीलें खोजी हैं। हमने वहां आल्प्स पर्वत जितने बड़े पहाड़ देखे हैं जो पूरी तरह बर्फ में दबे हैं। और हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं, जो किसी प्राकृतिक पहाड़ की तरह नहीं बल्कि किसी विशाल ढांचे के पदचिन्हों की तरह दिखती हैं। मैं यहाँ ये साफ कर देना चाहता हूँ कि हमने अभी तक बर्फ के नीचे कोई पूरा शहर नहीं ढूंढा है, कम से कम वैसा नहीं जैसा अमेज़न में मिला है। लेकिन इस समानता को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। अमेज़न में पेड़ों के घने पत्तों ने सच को छिपा रखा था और हमें उसे देखने के लिए लाइडार तकनीक की जरूरत पड़ी। अंटार्कटिका में बर्फ ही वो पत्ता है, वो पर्दा है। हम आज ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो न्यूट्रिनो डिटेक्टरों और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से इस महाद्वीप का एक मुकम्मल एक्सरे कर सके। अगर अमेज़न की खोज ने हमें ये सिखा दिया कि जिन्हें हम आदिम या पिछड़ा समझते थे वे असल में महान इंजीनियर थे, तो अंटार्कटिका हमें क्या सिखाने वाला है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी का समर्थन किया था। ये थ्योरी कहती है कि पृथ्वी की ऊपरी परत अचानक और बहुत तेजी से खिसक सकती है। अगर ऐसा कभी हुआ होगा तो एक हरा भरा और जीवन से भरपूर अंटार्कटिका महज कुछ ही समय में जम गया होगा और एक सफ़ेद कब्रिस्तान में बदल गया होगा। ये खोज हमारी पूरी मानव यात्रा की कहानी को बदल कर रख देती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज केवल गुफाओं में रहने वाले लोग नहीं थे जो बिना किसी दिशा के भटक रहे थे। इसका मतलब है कि वे महान नाविक थे। वे वैश्विक स्तर पर खोज कर रहे थे और वे प्रकृति के साथ एक ऐसा संतुलन बनाकर रहते थे जो हम आज खो चुके हैं। ये रहस्य किसी एलियन या जादू के बारे में नहीं है, ये तो हमारी अपनी महानता और बुद्धि के बारे में है। हमने जंगलों के बीच अद्भुत शहर बसाए, हमने ऐसी मिट्टी बनाई जो खुद को ठीक कर सकती थी, हमने सितारों की चाल को समझा और समुद्रों के किनारों को उस सटीकता से नापा जो आज के सुपर कंप्यूटरों को भी हैरान कर देती है। अमेज़न और अंटार्कटिका एक ही कहानी के 2 अलग अलग छोर हैं। एक हरा और तपता हुआ है, दूसरा सफ़ेद और जमा देने वाला है, लेकिन दोनों ही इंसान के असली इतिहास के महान पुस्तकालय हैं। अमेज़न की किताबें अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई हैं। 2024 में हुई ओपानो घाटी की खोज तो बस उस किताब का पहला पन्ना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेज़न की ये लुप्त सभ्यताएं यूरोप जितने बड़े इलाके में फैली हो सकती हैं। हमने अभी तक केवल 5% अमेज़न को खंगाला है। इसका मतलब है कि 95% रहस्य अभी भी वहाँ मौजूद है, जो किसी ड्रोन या लेजर स्कैनर का इंतजार कर रहा है। और अंटार्कटिका की किताब, वो अभी भी बर्फ में जमी हुई है, बंद है। लेकिन दुनिया का मौसम बदल रहा है, बर्फ अपनी जगह से खिसक रही है और हमारी तकनीक हर दिन और पैनी होती जा रही है। पहले हम नक्शे को देखते थे और डर के मारे कहते थे कि यहाँ दानव रहते होंगे। फिर हमने कहना शुरू किया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आखिरकार हम उस मोड़ पर हैं जहाँ हम नक्शे को देखकर गर्व से कह सकते हैं कि यहाँ हम रहते थे।
इतिहास की ये खोई हुई सभ्यताएं असल में खोई हुई नहीं है, वे बस हमारे द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। और आज साल 2026 में हम उस सच्चाई के बहुत करीब हैं। तो अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखें तो उन खाली जगहों को देखकर उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अमेज़न में सिर्फ पेड़ ना देखें, वहाँ उन पिरामिडों के साए देखें जो आज भी मिट्टी के नीचे दबे हैं। अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ ना देखें, वहाँ उन तटरेखाओं की कल्पना करें जो कभी हरी भरी थीं, और उन नदियों को महसूस करें जो आज भी बर्फ के नीचे खामोशी से बह रही हैं। इस संभावना को देखें कि हमारी कहानी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पुरानी, कहीं ज़्यादा गहरी और कहीं ज़्यादा शानदार है। ये दुनिया खाली नहीं है, ये तो हमारे अतीत की यादों से भरी पड़ी है।